साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा डेली करंट अफेयर्स न्यूज टुडे शीर्षक से प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग 12 और 13 सितंबर 2021 के जो डेली करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहले बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक जो सम्मेलन या जो बैठक हुई वो संपन्न हुई उसके संदर्भ में। तो यह बैठक भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रथम 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता थी। तो ये ध्यान रखिएगा पहला था। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के अंतर्गत विदेश तथा रक्षा मंत्रियों के मध्य वार्ता संपन्न होती है। यह दोनों देशों, तो ध्यान रखिए इसमें 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। ये दोनों देशों के मध्य सामरिक सहयोग का विस्तार करने के समग्र लक्ष्य के हिस्से के रूप में स्थापित की गई है। अब तक भारत ने अमेरिका तथा जापान के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। इस वर्ष के आरंभ में भारत और रूस भी इसी प्रकार की 2+2 वार्ता आयोजित करने हेतु सहमत हुए थे। 2+2 वार्ता का महत्व क्या है? तो पहला महत्व है क्वाड समूह को प्रोत्साहन के संदर्भ में। तो देखिए, दोनों पक्षों ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य चतुष्पक्षीय सहयोग क्वाड्रिलेटरल कॉपरेशन हेतु अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है। क्वाड के बारे में यदि बात करें तो स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए चतुष्पक्षीय अर्थात क्वाड समूह का एक साझा दृष्टिकोण है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है। इसके अतिरिक्त भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ता प्रदान होगी, इसे यह सुदृढ़ करेगा। यह दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की तथा सशस्त्र बलों के मध्य संलग्नता में वृद्धि करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विगत वर्ष जून माह में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार प्रदान किया था। साथ ही रसद समर्थन हेतु सैन्य अड्डों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वार्ता में व्यापार के मुक्त प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं मानदंडों का अनुपालन तथा संपूर्ण क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को आयकर भुगतान से छूट प्रदान करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा 14 अन्य जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट में डीएमएफ कहते हैं, न्यासों जो ट्रस्ट हैं, इनको आयकर के भुगतान से छूट प्रदान की है। छूट प्राप्त करने वाले ऐसे डीएमएफ अर्थात जिला खनिज प्रतिष्ठानों की जो कुल संख्या है अब वो है 165 हो गई। 14 अन्य के साथ यह 165 हो गई है। डीएमएफ ये जो आपके जिला खनिज प्रतिष्ठान है, इसके अंतर्गत संग्रह के साथ साथ अर्जित ब्याज पर भी छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट उस स्थिति में उपलब्ध होगी जब न्यास जो है किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। इसका महत्व क्या है इस छूट प्रदान करने का? तो पहली चीज, न्यास के पास अधिक निधि उपलब्धता और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा परिणाम उन्मुख गतिविधियां संचालित करना इसके महत्व की तरफ इंगित करता है। इससे पूर्व खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 ने केंद्र सरकार को जिला खनिज प्रतिष्ठान डीएमएफ के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार दिया था। बाद में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे इस अधिनियम के माध्यम से। पहला, डीएमएफ अर्थात जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में नियमों का कठोर अनुपालन। डीएमएफ अर्थात जिला खनिज प्रतिष्ठान से कोई भी फंड राज्य की निधि या राज्य स्तरीय कोष चाहे किसी भी नाम से हो या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य कोष अथवा योजनाओं में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा तथा राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी के द्वारा राज्य स्तर पर ये जो जिला खनिज प्रतिष्ठान है इनकी निधि में से किसी भी व्यय को स्वीकृत या अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। तो मतलब राज्य स्तर पर कुछ नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जिला खनिज प्रतिष्ठान अर्थात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ के बारे में। तो यह जो जिला खनिज प्रतिष्ठान है यह खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में एक अलाभकारी निकाय के रूप में एक न्यास है, ट्रस्ट है। इसे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है और यह खान मंत्रालय के तहत माइन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। निधि में ये जो आपका फंड है इसमें पट्टाधारकों द्वारा योगदान, विलंबित भुगतान के लिए पट्टाधारकों से प्राप्त ब्याज, पट्टाधारक पर आरोपित कोई दंड, निधि पर अर्जित ब्याज से प्राप्त आय, बचत बैंक खातों
पर प्राप्त ब्याज और समाधि जमा में निवेश की गई अतिरिक्त निधि पर प्राप्त ब्याज इस निधि में शामिल किए जाते हैं। देश के 22 राज्यों के 600 जिलों में डीएमएफ अर्थात जिला खनिज प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने डीएमएफ जिला खनिज प्रतिष्ठान संबंधी नियम अधिसूचित किए हैं। आगे बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम या इंग्लिश में जिसे कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत न्यायाधीश जांच अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, या यूएपीए कह सकते हैं, यूएपीए। तो न्यायालय ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि केवल विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए की धारा 43D के तहत नामित एक विशेष न्यायालय ही आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय विस्तार के मुद्दे का निवारण करने हेतु अधिकृत होगा। तो यहाँ केवल शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अन्य न्यायाधीश समय विस्तार के ऐसे मामलों के निवारण के लिए प्राधिकृत नहीं है, अथराइज नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने विक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 2020 में भी ऐसा ही निर्णय दिया था। विशेष न्यायालयों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के तहत और ऐसे विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति में सत्र न्यायालयों के साथ स्थापित किया जाता है। मतलब इन विशेष न्यायालयों को, ठीक है, तो इन विशेष न्यायालयों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के तहत या ऐसे विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति में सत्र न्यायालयों के साथ इनकी स्थापना की जाती है। यूएपीए भारत का प्रमुख आतंकवाद रोधी कानून है। इसके अंतर्गत 90 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूर्ण किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि ऐसा करने में सफल नहीं हुए तो आरोपी चूक जमानत डिफॉल्ट बेल का पात्र हो जाता है। ये जो यूएपीए है ये 1967 में आया था, 1967। यूएपीए 1967 के प्रमुख प्रावधान जिसको 2019 में संशोधित किया गया है, क्या है उसको बात कर लेते हैं। तो केंद्र किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकता है। ये 2019 में इसको संशोधित करने के बाद हुआ है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो एनआईए है, एनआईए के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। यह यूएपीए एक्ट 1967। आतंकवाद के मामलों की जांच के लिए एनआईए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यूएपीए के तहत दोष सिद्धि की जो दर है, इसका जो ड्रॉबैक वो यही है कि दोष सिद्धि की जो दर है वो अत्यंत ही कम है। यदि कुछ आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के मध्य यूएपीए के तहत दर्ज किए गए मामलों में से केवल 2.2 मामलों में ही अभियुक्तों को न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध घोषित किया गया था। यदि इन आंकड़ों को देखें तो इससे यही समझ में आता है कि इस यूएपीए का जो है दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि गलत चीज़ों में यह लगाया जा रहा है। इसीलिए ये मामले जो है कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं, कोर्ट में ये टिक नहीं पाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति पीएससी ने घरेलू निर्यातकों की सहायता हेतु अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की अनुशंसा की है। देखिए, मुक्त व्यापार समझौता ये होता क्या है? तो मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए दो या दो से अधिक देशों के मध्य आयात और निर्यात में, दोनों में आयात और निर्यात में बाधाओं के उन्मूलन हेतु किया गया एक समझौता होता है तथा वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा रेखांकित की गई जो प्रमुख चिंताएं हैं वो ये हैं। पहला कि वर्ष 2020 में -15.73% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2019-20 से भारत का निर्यात संकुचित हुआ है। मतलब 2019-20 में भारत का जो निर्यात है वो काफ़ी कम हो गया है। किस दर से? -15.73% की दर से। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कार्यशील नहीं है। मतलब इनके साथ हमारा कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो इसके वजह से अन्य निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारतीय घरेलू निर्यातक जो हैं वो घाटे में हैं। रेल मंत्रालय निर्यात खेप के परिवहन के लिए प्रतिस्पर्धी माल ढुलाई दर प्रदान करने में असमर्थ रहा है। ये चिंताएं हैं जो बताई गई हैं। इससे वैश्विक बाजारों में भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त तो चिंताएं हैं। अनुशंसाएं क्या की गई हैं? जो मुख्य अनुशंसाएं वो ये हैं कि भारत को वर्तमान
मंदी की स्थिति से उबरने तथा वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए निर्यात संवर्धन, अपने निर्यात बास्केट के विस्तार तथा नए निर्यात बाजारों में प्रवेश करने हेतु अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए करने के समक्ष, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के समक्ष मौजूदा अवरोधक मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय को सुदृढ़ प्रयास करने चाहिए। सड़क की तुलना में रेल माल ढुलाई का हिस्सा भारत में केवल कितना है? 35%, जबकि विकसित देशों में यह प्रवृत्ति विपरीत है। मतलब रेल माल ढुलाई जो है वो अधिक है सड़क परिवहन की तुलना में। व्यापारिक समझौते की बात करें तो देखिए, जो इसमें जिनसे हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हैं, सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, चिली है, जापान है, अफगानिस्तान है, दक्षिण कोरिया है, मर्कोशूर है और श्रीलंका है। जिनके साथ हम प्रोसेस में हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और मॉरिशस। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। खुदरा कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कटौती की है। देखिए, उपभोक्ताओं हेतु उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु केंद्र सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर मानक सीमा शुल्क दर घटाकर 2.5% कर दी है। भारत में खाद्य तेलों की कीमतों में जारी अनियंत्रित वृद्धि के बीच यह कदम उठाया गया है। जो खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि है उसके कारण क्या है? पहला चीज कि घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण या कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप हुई है, क्योंकि भारत खाद्य तेल की अपने घरेलू मांग का 56% आयात के माध्यम से पूरा करता है। तो आधे से अधिक के लिए हम लोग अन्य देशों पर डिपेंड हैं, आयात पर डिपेंड है। इसके अतिरिक्त मलेशिया में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप ताड़ अर्थात पाम की फसल में गिरावट आई है। वहीं यूक्रेन और रूस में सूखे के कारण सूरजमुखी के तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। परिणाम स्वरूप इसके वैश्विक उत्पादन में वर्ष 2020 में 9% की गिरावट वर्ष दर वर्ष दर्ज की गई थी। साथ ही ताड़ अर्थात पाम और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर ला नीना का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वनस्पति तेल से जैव ईंधन के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। साथ ही ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो खाद्य ऑयल के रूप में इस्तेमाल होना था उसका जैव ईंधन में इस्तेमाल हो रहा है। आय में वृद्धि और खान पान की आदतों में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। किए गए जो उपाय हैं, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वो क्या है? आगामी 5 वर्षों में पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP आरंभ किया गया है। वर्ष 2021 के खरीफ सत्र के लिए किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों का मुफ्त वितरण मिनी किट के रूप में करने हेतु केंद्र सरकार ने तिलहन के लिए खरीद रणनीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है बंध्याकरण के माध्यम से रोगवाहक मच्छरों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के लिए क्रिस्पर आधारित प्रणाली विकसित की गई है। तो देखिए, नई सटीक निर्देशित बंध्या कीट तकनीक प्रिसिशन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक या PGCIT, ये एडीज एजिप्टी जो प्रजाति के मच्छर हैं इनके जीन को परिवर्तित कर देती है। ज्ञातव्य है कि यह जो एडीज एजिप्टी प्रजाति के जो मच्छर हैं ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका आदि रोगों के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं। ये जो आपका सटीक निर्देशित बंध्या कीट तकनीक है PGCIT, ये नर मच्छरों का बंध्याकरण करने के लिए क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करती है और रोग प्रसारक मादा मच्छरों को उड़ने में असमर्थ बनाती है। इस तकनीक को उन लक्षित स्थानों पर बंध नर और उड़ने में असमर्थ मादाओं के अंडों में अभिनियोजित करके कार्यान्वित किया जा सकता है, जहां मच्छर जनित रोगों का प्रसार हो रहा है। इसकी आवश्यकता क्यों है? चूंकि कीटनाशकों के प्रति मच्छरों के बढ़ते प्रतिरोध के साथ साथ मलेरिया रोधी दवाओं के प्रति मलेरिया परजीवी के प्रतिरोध ने भी इस रोग से निपटने के लिए नए विकल्पों की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। यदि हम सटीक निर्देशित बंध्या कीट तकनीक PGCIT की विशेषताओं की बात करें तो पहली चीज कि PGCIT जो है आपकी सटीक निर्देशित बंध्या कीट तकनीक, इसको अधिक सटीक या जीन संशोधन हेतु और मापनीय तकनीक के रूप में अभिकल्पित किया गया है, क्योंकि यह विकिरण या रसायनों की बजाय क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करती है। जीन ड्राइव के विपरीत यह भी एक तकनीक है। जीन ड्राइव के विपरीत PGCIT प्रणाली आत्मसीमित सेल्फ लिमिटिंग है और इसका पर्यावरण में बने रहना या प्रसारित होना अनुमानित नहीं किया गया है।
यदि जीन ड्राइव की बात करें तो जीन ड्राइव क्या है? यह जीन ड्राइव प्रणाली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनिश्चित काल के लिए वांछित आनुवंशिक परिवर्तनों को सक्षम बनाकर रोगवाहकों को नियंत्रित कर सकती है। इस प्रकार वैज्ञानिकों को आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को वन में छोड़ने से पूर्व यह प्रमाणित करने की आवश्यकता थी कि यह प्रणाली सुरक्षित और प्रभावी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्प्रेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स, या जिसे शॉर्ट में क्रिस्पर कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो क्रिस्पर या Cas9 लक्षित डीएनए को विधिपूर्वक काटकर या हटाकर और तत्पश्चात प्राकृतिक डीएनए मरम्मत प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जीन एडिटिंग करता है। इस प्रणाली में दो भाग होते हैं, एक होता है Cas9 एंजाइम कह सकते हैं, और दूसरा है एक गाइडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो Cas9 एंजाइम और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। ज्ञातव्य है कि क्रिस्पर तकनीक को हमलावर वायरस के विरुद्ध बैक्टीरिया और आर्किया के प्राकृतिक रक्षा तंत्र से अनुकूलित किया गया था। जो आर्किया यह एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवों का डोमेन होता है। आगे बात कर लेते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अप्सा एक्ट 1958 के बारे में। तो असम के राज्यपाल ने अप्सा के तहत राज्य के अशांत क्षेत्र की स्थिति को और 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए अप्सा के बारे में बात करें, AFSPA अप्सा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। पूर्वोत्तर में जहां पे ये अप्सा लागू है उसमें आपका असम है, नागालैंड है, मणिपुर में इम्फाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, छोड़ करके अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिले तथा असम की सीमा से संलग्न अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार से असम में, नागालैंड में, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका अप्सा लागू है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR के बारे में। तो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने हेतु SDR का अब तक का सर्वाधिक विशाल आवंटन लगभग 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रभावी हो गया है। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को वर्धित करेगा और आयात अर्थव्यवस्था में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही इससे विनिमय दर भी सुदृढ़ होगी। SDR के बारे में बात करें तो SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। इसे वर्ष 1969 में 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के अनुरूपण हेतु निरूपित किया गया था। इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है। इस बास्केट में जो 5 मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, दूसरा यूरो, तीसरा चीनी मुद्रा है। इसे आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए इसका उच्चारण क्या करेंगे आप। चौथा है जापानी येन और 5वां है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 5 मुद्राएं इस बास्केट में शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य से 8 गंभीर रूप से संकटग्रस्त ओरिएंटल सफेद पीठ वाले गिद्धों को वन में छोड़ा गया है। यह भारत में इस प्रकार का प्रथम कदम है। वीर शिकारगाह के बारे में यदि बात करें तो यह हरियाणा के पंचकुला में स्थित है और यहीं पर इसमें गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर अवस्थित है। इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में भी नामित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स ATL स्पेस चैलेंज 2021 के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने संपूर्ण भारत में विद्यालयी छात्रों के लिए अटल स्पेस चैलेंज आरंभ किया है। इसे सभी विद्यालयी छात्रों, परामर्शदाताओं और शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें छात्र, परामर्शदाता और शिक्षक सभी शामिल हैं। इसमें ATL अटल टिंकरिंग लैब प्रयोगशालाओं सहित और अटल टिंकरिंग लैब प्रयोगशालाओं से रहित विद्यालय दोनों शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है, ये जो अटल टिंकरिंग लैब है यह सुनिश्चित करता है, या जो ये अभियान है यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों को एक खुला मंच प्रदान किया जाए जहां वे डिजिटल युग में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं को अद्यतित, अपडेट और सक्षम बना सकें। आगे बात कर लेते हैं सारागढ़ी का युद्ध के बारे में। तो 12 सितंबर को सारागढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ थी। यह युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना के सिख सैनिकों और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्तून ओरकजई आदिवासियों के बीच लड़ा गया था। 21 सैनिकों को 8000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई आदिवासियों के विरुद्ध तैनात किया गया था, परंतु उन्होंने मृत्यु का सामना करते हुए साहसपूर्वक युद्ध किया था। सारागढ़ी के दीवार लोकेशन देखें तो सारागढ़ी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सुलेमान रेंज में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान
के मध्य एक संचार रिले पोस्ट था। फोर्ट गुलिस्तान, जिसे फोर्ट कैवनगरी कैवगनरी भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं सुब्रमण्यम भारती के बारे में। इन्हें आधुनिक तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिए, यदि पूछा जाए आधुनिक तमिल साहित्य के जनक किसे कहा जाता है, तो सुब्रमण्यम भारती को। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1921 को हुई। यह आधुनिक तमिल काव्य के अग्रदूत थे, जिन्हें सम्मानपूर्वक महाकवि कहा जाता था। एट्टायपुरम के राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें भारती की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ है देवी सरस्वती का आशीर्वाद। उन्हें 3 विदेशी भाषाओं से 14 भाषाओं में महारत हासिल थी। उन्होंने भारतीय नागरिकों के मध्य राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को जागृत करने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया था। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिंता प्रकट की थी तथा ब्राह्मणवाद और धर्म में सुधार का समर्थन किया था। साथ ही वह दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुटता में शामिल थे। उनका आदर्श वाक्य था अरिवेलु लिबु, अर्थात मन की स्पष्टता। इस प्रकार से हम लोगों ने 12 और 13 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।